Hey students, I hope you all are fine. So, today we will start our lecture number 2, that is Elements of Cost and Cost Sheet. इस चैप्टर में हम सबसे पहले कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का फॉर्मेट देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कॉस्ट के हमारे 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंसेस. ओके, इनको भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉस्ट में. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. मटेरियल और लेबर को बनाने के बाद जो भी हमारे खर्चे होंगे वो हमारे सब किसका पार्ट होंगे? एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे. ठीक है. सो द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो किस किस से रिलेटेड होता है? मटेरियल से. ठीक है. नेक्स्ट हमारा होता है लेबर, जो भी उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है. और देन हमारे कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं. इन तीनों से मिलकर हमारी कॉस्ट के क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं. सच एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 categories in a manufacturing concern. The raw material are converted into the finished product. raw material को क्या कन्वर्ट किया जाता है? finished product बनाया जाता है with the help of labor, जिसमें हमें किसकी मदद लगती है? हमारे लेबर की मदद लगती है. and other service unit. तो they are the 3 kinds of elements of cost. first है हमारा material, second है labor और third है हमारा expenses. okay? so अब हम एक एक करके इनको समझेंगे. ठीक है. तो फर्स्टली जो हमारे जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट लेबर हुआ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, मतलब जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारा, उसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ओवरहेड या ऊपरी व्यय भी इन्हें बोलते हैं. ठीक है. ऊपरी व्यय भी हम इन्हें बोलते हैं. वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया गया है. फैक्ट्री में जो भी खर्चे करेंगे उन्हें हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है. ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड. एंड प्रोडक्ट को बेचने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगी. डायरेक्ट कॉस्ट हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये तीनों हमारी डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं. इन तीनों का एग्रीगेट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट का बनाता है. ओके. नेक्स्ट हमारी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. जितने भी हमारे ओवरहेड है, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने तक के, वो हमारी क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होती है, जिन्हें हम ऊपरी खर्चा भी बोलते हैं या ओवरहेड भी बोलते हैं. ठीक है. ओवरहेड भी बोलते हैं. ओके. देन ये कौन कौन से होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री में अगर कोई खर्चा होगा, फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? फैक्ट्री की लाइट हो सकती है. ठीक है. फैक्ट्री में लुब्रिकेंट ऑयल हमने मशीन में डाला तो वो हमारा क्या हो सकता है? फैक्ट्री का खर्चा होगा. ठीक है. ऑफिस ओवरहेड में क्या हो सकता है? ऑफिस का रेंट हो गया. ऑफिस में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठा हुआ उसकी सैलरी एंड वेजेस हो गई. ठीक है. ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा? उस प्रोडक्ट को सेल करने में एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी खर्चे हुए, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया. डिलीवरी वैन्स का डीजल हो गया. ठीक है. डिलीवरी जो वैन डिलीवर करेगी प्रोडक्ट को, उसमें जो भी हम डीजल लगाएंगे वो हमारा किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा. ठीक है. हम एक एक करके इनको समझेंगे. तो फर्स्ट है हमारा मटेरियल. तो मटेरियल हमारा क्या होता है? उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द कॉमोडिटीज सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग. ठीक है. जो भी कॉमोडिटी हम सप्लाई करते हैं उस पर जो भी हमारा मटेरियल लग रहा है, मटेरियल क्या लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं ड्रेस. ठीक है. ड्रेस बनाने के लिए हमारा जो मेजर एलिमेंट या मेजर जो मटेरियल लगेगा वो हमारा क्या होगा? क्लोथ.
ठीक है। क्लोथ लगेगा तो क्लोथ हमारे, जब हम ड्रेस खरीद के लाएंगे वो इजीली आइडेंटिफाई होगा, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल होगा उस वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट का। मतलब फिनिश प्रोडक्ट को जब अपने घर परचेज करके लाते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखता है, ठीक है, फिजिकली उसका अपीयरेंस होता है, तो हम उसे कौन सा मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आपकी फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर किससे बनता है, वुड से, ठीक है। तो वुड आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया जो इजीली आइडेंटिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ऑल मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द सेकेंडरी पर्पज। जो सेकेंडरी पर्पज, जिसका हमारा पर्पज क्या है, सपोर्ट करना, जो डायरेक्ट मटेरियल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इनडायरेक्ट उसकी क्या होती है, अपीयरेंस होती है। एंड कैन नॉट बी एलोकेटेड टू द कन्वेंशनली टू द स्पेसिफाइड फिजिकल यूनिट्स इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। जिसे हम फिजिकली उसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। अ फ्यू एग्जाम्पल, द कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल एंड वेस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारा पुराना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रेस बना रहे हो, ठीक है। ड्रेस बनाने में आपका मेन जो मटेरियल यूज होता है क्लोथ, वो आपका क्या हो गया, क्लोथ तो आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, बट इनडायरेक्ट मटेरियल आपका क्या हो गया, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड हो गया। और आपने कोई बटन वटन लगाए उस पे, ड्रेस पे कोई बटन स्टिच किया, रिबिन स्टिच किया, वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। क्योंकि इनकी कॉस्ट उतनी नहीं आएगी जितनी हमारी क्लोथ की कॉस्ट आती है, ठीक है। इनकी कॉस्ट हमारी क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, ये स्मॉल वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारे हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल। लाइक वुड से हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। तो फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड इसका क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। बट हम वुड को फिक्स करने के लिए फेविकॉल का यूज करते हैं। नेल मतलब कील ठोकते हैं हम हमारे फर्नीचर पे, वो हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गई, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल में भी यूज्ड एट द, कहाँ यूज आ सकता है, फैक्ट्री में यूज आ सकता है, ऑफिस में आप जो भी वर्किंग पेपर्स स्टेशनरी यूज लेंगे वो आपका इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा। आप ऑफिस का झाड़ू लगाते हो, उसके लिए आपको ब्रूम झाड़ू जो यूज आएगा वो भी अपनी ऑफिस की हाइजीन या अपनी फैक्ट्री की हाइजीन के लिए जो भी आप चीज़ें यूज लेते हो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो यूज आएंगे वो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। सेकंड हम टर्म को समझते हैं लेबर। लेबर हमारे क्या यूज में आता है, लेबर हम जो भी रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करने के लिए जो हमें ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए वो हमारे क्या होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू द कन्वर्टेड द मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट इज टर्म एज द लेबर। इट मे बी क्लासिफाइड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, विच प्लेज एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन बना रहा है, कौन डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट लेबर या प्रत्यक्ष श्रम होगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो भी इनको जो बेसिस पे की जाएगी, जो भी सैलरीज पे की जाएगी, जो भी कमीशन और बोनस दिया जाएगा वो हमारा किसका खर्चा होगा या किसका पार्ट होगा, वो हमारा डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा। उस बेसिस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बेसिस या डायरेक्ट लेबर। जो भी वर्कर हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है और उन पर हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, उनको जो बेसिस जो सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी कौन सी सैलरीज या कौन सी बेसिस होगी, वो डायरेक्ट बेसिस होगी। बिकॉज वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके जस्ट अपोजिट जो इनडायरेक्ट लेबर होता है वो क्या करता है, वो जस्ट हमारी क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हो रही है उसको क्या करे, उसका स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे, मतलब वो स्मूथली चलती रहे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आए, वो हमारी जो लेबर उसके पीछे लगी होती है वो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। और समझते हैं इसको आगे। इट इज एम्प्लॉयड टू कैरी आउट द टास्क इंसिडेंटल टू द गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस रेंडर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली ट्रेस्ड टू द स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अ फ्यू एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर वेजेस ऑफ द स्टोर कीपर, सैलरीज, जो भी उसका स्टोर कीपर होता है, जो भी स्टॉक को मेंटेन रखता है वो स्टोर कीपर होता है। सैलरी जो ऑफिस में जो भी अकाउंटिंग वर्क करता है वो ऑफिस स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है वो ऑफिस स्टाफ की सैलरीज। सेल्समैन हो गया आपका चपरासी मान लो, ठीक है, आपका चपरासी मान लो, गार्ड मान लो, कुछ
वो इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी स्मूथ फंक्शनिंग। फैक्ट्री में आपका क्या काम नहीं रुके, स्मूथ होता रहे, फंक्शन स्मूथ चलता रहे, उन सबको जो भी सैलरी पे की जा रही है वो आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट बेसिस होगी या इनडायरेक्ट सैलरीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस भी हमारे दो टाइप है एक्सपेंसेस के, द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ द ओन एसेट्स। ठीक है, इट मे बी क्लासिफाइड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल एंड लेबर को छोड़कर आप जितने भी खर्चे कर रहे हो वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एक्सपेंसेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जब डायरेक्ट की बात आती है तो आप हमेशा सोचना कि किससे रिलेटेड बात हो रही है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझते हैं, दीज आर एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली अलोकेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट और यूनिट्स ऑफ सर्विसेज। दे आर आल्सो कॉल्ड ए चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, सम स्पेशल मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ डिजाइन और मोल्ड। जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो तो ठीक है, फर्नीचर बना रहे हो या टॉय बना रहे हो तो टॉय बनाने का एक साँचा है, एक मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड है या उसका कोई डिज़ाइन है, उसके लिए आप कुछ भी पे कर रहे हो, चाहे आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, चाहे उसका कुछ पेटेंट से रिलेटेड कुछ खर्चा कर रहे हो, चाहे उसका कॉपीराइट का खर्चा कर रहे हो, या मोल्ड बनाने का या डिज़ाइन का कुछ आप क्या करवा रहे हो, पेटेंट या कॉपीराइट करवा रहे हो, बुक पब्लिशिंग करवा रहे हो, ये सब आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, नाउ हम चलते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, विच कैन नॉट बी कन्वेंशनली एंड and directly allocated to the particular job, product or services. They are incurred in a common and can be apportioned to a various cost centers or the cost unit proportionately on some basis. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में, फैक्ट्री हमने किराए पे ले रखी है, फैक्ट्री रेंट, तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने उस फैक्ट्री को रेंट पे ले रखा है, बट ये हमारा इनडायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्टली यूज आ रहा है प्रोडक्शन करने में, डायरेक्टली ये यूज नहीं आ रहा है। लाइटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, लाइटिंग आप मशीनरी चला रहे हो प्रोडक्शन के लिए, ये सब आपका किसका पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट खर्चों का पार्ट हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, दीज आर द एक्सपेंसेस जो हमने समझे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम आते हैं ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये मेरे से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। ओवरहेड्स हमारे होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितनी भी हमारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे क्या हो गए, ओवरहेड्स हो गए। ओवरहेड्स का मतलब होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय मतलब प्रोडक्शन के बाद जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया हमारा, प्रोडक्शन के बाद हम खर्चा क्या करेंगे, मतलब हमारा खर्चा क्या होगा, फैक्ट्री में होगा। ठीक है, और हमारा खर्चा होगा ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और हमारा उस प्रोडक्ट को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा। ये सारे जो खर्चे होंगे, इनमें जो भी खर्चे होंगे वो हमारे किसका पार्ट होंगे, ओवरहेड का पार्ट होंगे। ठीक है, समझते हैं इसको आगे। द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है प्लस इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर है या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट, इन तीनों का एग्रीगेट हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा और ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के, इनको तीन टाइप में बांटा गया है ब्रॉडली। फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और थर्ड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को समझते हैं। दीज आर इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड इनसाइड अ फैक्ट्री और वर्क। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, फैक्ट्री
supplies the such as the oil, consumable stores, lubricants, indirect labor such as the factory manager की सैलरी हो गई, लाइक टाइम कीपर्स की सैलरी हो गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑफिस ओवरहेड की तरफ। ऑफिस ओवरहेड क्या कहता है, जो भी हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के जो भी खर्चा होगा वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। इसके एग्जांपल समझते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज द स्टेशनरी हो गया, ब्रूम, झाड़ू, डस्टर, एंड इनडायरेक्ट लेबर सच एज द सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टर्स फीस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑफिस में जो भी आपने स्टाफ लगा रखा है, चाहे वो कोई भी काम संभालता हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता हो या फिर वो अकाउंटिंग करता हो, उनको जो भी बेसिस पे की जाएगी वो हमारी किस में आएगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ओके, नाउ एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ऑफिस आपने रेंट पे ले रखा हो, ऑफिस का इंश्योरेंस करवा रखा हो, लाइटिंग एक्सपेंसेस हुए हो ऑफिस में, ये सारे आपके क्या हो गए, ऑफिस ओवरहेड का पार्ट हो गए हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर्ड होती है इन कनेक्शन विद द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को फर्दर आगे, ये तो है नहीं प्रोडक्शन कर लिया उसको बेचेंगे, है नहीं, तो बेचने के लिए जो भी खर्चे होंगे, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के जो भी खर्चे होंगे वो हमारे किसका पार्ट होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लग सकता है, जैसे हमने प्रोडक्ट बना लिया बट उसकी जो पैकेजिंग मटेरियल होगा, उसको जो पैकिंग करके हम भेजेंगे वो हमारा क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर सच एज द सैलरीज ऑफ स्टाफ, ठीक है, सेल्समैन की सैलरी हो गई, ठीक है, कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कोई, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर लिया आपने, इंश्योरेंस कर लिया, गोडाउन रेंट पे ले रखा है, उनको रखने के लिए वेयर हाउस ले रखे हैं, तो वो आपके क्या होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होंगे। आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने तीन चीज पढ़ी, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें भी हमने दो चीज पढ़ी थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जितने भी डायरेक्ट थे हमारे, वो हमारा क्या थे, डायरेक्ट कॉस्ट थी। ठीक है, बिकॉज वो किससे रिलेटेड थी, प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। इनडायरेक्ट जो भी थे, इनडायरेक्ट चाहे वो आपका मटेरियल हो, ठीक है, या इनडायरेक्ट आपका लेबर हो, या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो तीनों आपकी कौन सी कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ओके, सो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शीट। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी पोर्शन देखा था, अभी कॉस्ट शीट हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो हमारा एक प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट को किस किस तरीके से अरेंज किया जाता है। ठीक है, जो भी हम टेबल फॉर्म बनाएंगे, टेबल फॉर्म में हम सिस्टमैटिकली हमारी सारी कॉस्ट को क्या करेंगे, सारी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। वो हमारे किस में करेंगे, हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में करेंगे। वो हम इसको आगे समझेंगे, आगे देखेंगे कैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट क्या होता है, पहले तो हम कॉस्ट शीट को समझते हैं, कॉस्ट शीट होता क्या है और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच प्रेजेंट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉस्ट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे आपके उस प्रोडक्ट पे खर्चे या उसकी कॉस्ट क्या होती जाती है, एड अप होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी कॉस्ट क्या होती जाएगी, एड अप होती जाएगी। तो उस कॉस्ट को ही सिस्टमैटिकली हम अरेंज करेंगे, सिस्टमैटिकली एक स्टेटमेंट में शो करना ही हमारी क्या होती है, कॉस्ट शीट होती है। इट आल्सो शोज द टोटल कॉस्ट, जो भी हमारी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आई है ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है वही उसको हम शो कर रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट शीट में हम उसे क्या करेंगे, शो करेंगे। द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं कॉस्ट शीट को, हम मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं और ईयरली भी बना सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हमारी जो फैक्ट्री है, उसमें कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, सो पहले हम उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, कॉस्ट शीट को क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी असर्टेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो कॉस्ट शीट हम क्या बनाएंगे कि सारा सिस्टम हमें पता लग जाए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट का असर्टेनमेंट हो जाए, जिससे हम कॉस्ट पता लगा ले कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इतना रुपया खर्च कर रहे हो, हमारी पर यूनिट एक पेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन को बनाने की कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, उसका असर्टेनमेंट हो जाए।
जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज टू मैनेजमेंट टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द चार्जिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। आपने फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री ये तो है नहीं कि आपने जिस कॉस्ट में बनाया उस कॉस्ट में आप उसको क्या करोगे, सेल करोगे। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि हमारी फैक्ट्री में इस प्रोडक्ट को बनाने की पर्टिकुलर इतनी कॉस्ट आ रही है, अब हम इस पे कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स करके हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। मतलब वो डिसीजन ले सकता है कि हम इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है। सेलिंग प्राइस को हम क्या करने में, फिक्स करने में क्या करती है, हेल्प करती है कॉस्ट शीट, ओके। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट प्रेजेंटिंग ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द करंट कॉस्ट विद द एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। करंट कॉस्ट मतलब आज हमारी कॉस्ट आई है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 8 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रीवियस कॉस्ट शीट होगी, प्रीवियस भी हमने कॉस्ट शीट बना रखी होगी, उसमें मान लो कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट चल रही थी 9 रुपीज़, तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, हम सही जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले से क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, हमारी कॉस्ट हमारे कंट्रोल में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, आफ्टर प्रॉपर कंपेरिजन द मैनेजमेंट कैन टेक द करेक्टिव मीजर। अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शंस ले पाएगा, करेक्टिव मीजर ले पाएगा। अगर वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, कॉस्ट को असर्टेन कर रहा है, तो वो प्रॉपर कॉस्ट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और उसको रिड्यूस कर सकता है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपका है, इट हैव्स द मैनेजमेंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है। आगे आपको पता है हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हमारी क्या होगी, पॉलिसी फ्रेम कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है कि आगे हमें क्या करना है, हमारी आगे क्या पॉलिसीज रहेगी, हमारे आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट को किस अकॉर्डिंग, किस क्वालिटी पे और किस कॉस्ट पर आगे बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ओके। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सप्लाइंग द सूटेबल इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। ये आगे क्या करता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो सारी कॉस्ट को असरटेन करता है और अपने करेक्टिव एक्शंस लेकर के आगे सूटेबल जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है। दैट आर द रियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट शीट, ओके। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि हम कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं और कॉस्ट शीट बनाने के हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ दैट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट शीट को हम पहले इसमें समझेंगे, पहले हम कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा प्राइम कॉस्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, ठीक है, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा ये सबसे पहले ये वाला पार्ट हम निकालते हैं, स्टेप 1 है ये हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो वो किन किन चीज़ों का एग्रीगेशन होती है, फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप सेकंड, अगर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट आ चुकी है, उसके बाद आप प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर दोगे, जितने भी आपने फैक्ट्री में खर्चे किए हैं, जितने भी आपके फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो सारे आपके किस में ऐड हो जाएंगे, वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्राइम मतलब वर्क कॉस्ट कंट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू आपकी क्या हो जाएगी, वर्क कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आई है, वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मिलाकर के आपकी क्या बनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनी है। यहाँ तक आपका कॉस्ट का क्या प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। वर्क कॉस्ट आ गई आपकी, वर्क कॉस्ट आपकी कैसे बनी थी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, जितने भी ऑफिस के खर्चे थे वो सारे ऐड कर दिए, तो आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, इफ क्वेश्चन में गिवन हो, अगर क्वेश्चन में आपके गिवन है ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, उसको ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारी क्या निकल के आ गई, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गई। या अगर अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या मान लेंगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेंगे, ठीक है।
अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या COGS जो भी निकल के आई उसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे, उसमें इससे हमारी क्या निकल के आ गई, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई है। और क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो आप हमारा प्रॉफिट डिटरमाइन या प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा और इसको हम फॉर्मेट में देखेंगे। तो नेक्स्ट एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो आपकी प्राइम कॉस्ट किस किस से मिलके बन रही थी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जब हम प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ रहे थे, वर्क कॉस्ट जोड़ रहे थे या फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड कर रहे थे, तो हमारी क्या मिल रही थी, हमें क्या मिल रही थी, फैक्ट्री कॉस्ट मिल रही थी और फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़े। ठीक है, एडमिन ओवरहेड बोल सकते हैं या ऑफिस ओवरहेड भी बोल सकते हैं। ऑफिस ओवरहेड जोड़े या ऐड किए तो हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है तो हम ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, COGS। और अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम कौन से ओवरहेड करेंगे, ओवरहेड ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होते ही हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है ये, और टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स निकल के आ जाएगा। ओके फाइन, तो अब इसको हम फॉर्मेट में देखते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट शीट का कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसको दो नामों से जानते हैं, या तो हम इसको कॉस्ट शीट बोल सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं। टोटल यूनिट लिख लेंगे, कितनी यूनिट के लिए हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लो, पर्टिकुलर अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आप जो भी रॉ मटेरियल प्रीवियस में परचेज करके लाए हो वो फैक्ट्री में पड़ा होगा, ये तो है नहीं कि सारा रॉ मटेरियल आपने ठिकाने लगा दिया होगा। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो करंट ईयर में जो भी परचेज किया है रॉ मटेरियल वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो भी रॉ मटेरियल बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच गया, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप उसको लेस करोगे, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं हमारी डायरेक्ट बेसिस, जो भी वर्कर हमारे प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनको जो भी हम बेसिस पे कर रहे हैं वो हमारी कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट बेसिस। और जो भी हमने खर्चे किए हैं, लाइक आपका रॉयल्टी का खर्चा होगा, हायर परचेज किया हो आपने, प्लांट वगैरह हायर परचेज पे लिया हो, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आपके आ जाएंगे, और इन तीनों को मिलाकर आपकी क्या आएगी, प्राइम कॉस्ट आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्राइम कॉस्ट के बाद हम किसको ऐड करते हैं, वर्क ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, और क्या हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर की सैलरी हो गई। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर की सैलरी हो गई, वेजेस हो गई उनकी। ठीक है, कोई स्टेशनरी हो गई, कोई पावर लाइट वगैरह यूज हुई है, वो सारे आपके क्या हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम प्राइम कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारी क्या निकल के आ रही है, वर्क कॉस्ट निकल के आ रही है या फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ रही है। उसके बाद हमारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपने ऑफिस को रेंट पे ले रखा हो, ऑफिस में आप क्या यूज कर रहे हो, लाइट एंड पावर यूज कर रहे हो, या ऑफिस के स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हो, वो सारे खर्चे आपके किस में आएंगे, ऑफिस ओवरहेड में आएंगे। वो जब आपके वर्क कॉस्ट में ऐड अप हो जाएंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स गिवन दिया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर का आपका जो फिनिश गुड्स है वो बच गया है, तो उसको लिख देंगे
ठीक है, और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, जिससे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, COGS निकल के आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में साइलेंट हो, ये नहीं दिया गया हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपकी क्या हो जाएगी, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। उसके बाद आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसमें हम हमारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लास्ट में सेल्स। अल्टीमेटली क्या देखा हमने, अल्टीमेटली हमने कॉस्ट शीट में क्या देखा, कॉस्ट शीट में हमने देखा जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से लेके उसको सेल करने तक जितने भी खर्चे हुए हैं उनको हमने क्या करा, एक सिस्टमेटिकली तरीके से क्या किया है, रिकॉर्ड किया है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और उसे कॉस्ट शीट भी कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।